Assalamu alaikum my dear students. I am Shahzad Wahid, your biology teacher. Or you know very well that we have started last chapter of second year, that is the biology and human welfare. आज हम इसका दूसरा बहुत important concept पढ़ने वाले हैं and that is regarding animal husbandry. What is basically animal husbandry? Simply हम कह सकते हैं टेकिंग केयर ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री. ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन हम इससे बेहतर डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी है कि स्टडी ऑफ वेरियस ब्रीड्स. ब्रीड्स का मतलब होता है किस्में, नस्लें ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन एनिमल्स की कि जिन्हें हम लोग खुद घर पे पाल रहे हैं. अब घर पे पालने से मुराद ये है कि वो बहुत बड़ी कोई फार्म हाउस भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा एकड़ों में फैला हुआ एनिमल का फार्म हाउस भी हो सकता है, राइट. तो हम लोगों ने उन एनिमल्स की मुख्तलिफ नस्लों को क्या करना है, घर पे पालना है और फिर मैनेज करना है, इसलिए कि हम उससे बेटर क्या लें, प्रोडक्ट्स एंड देन सर्विसेज. मुझे दो चीज़ें उनसे लेनी है. अगर वो कोई प्रोडक्ट मुझे बना के दे रहे हैं तो दिस प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम इन क्वांटिटी एंड शुड बी बेस्ट इन क्वालिटी. तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए. और अगर मैं उनसे कोई सर्विसेज ले रहा हूँ, मैं उनसे कोई काम ले रहा हूँ, तो वो काम भी मुझे तभी अच्छी फॉर्म में मिलेंगे कि जब वो अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में होगा. तो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एनिमल्स को बेस्ट सर्विसेज दे के, बेस्ट यू कैन से फैसिलिटीज़ दे के उनसे बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विसेज ऑब्टेन करना चाह रहे हैं. आइए देखते हैं कि इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में लाइव स्टॉक का क्या मतलब है. लुक एट दिस. लाइव स्टॉक से मुराद मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स लाइक काउस एंड बफलोज, देन शीप्स एंड गोट्स, देन चिकन्स एंड डक्स एंड फाउल्स एटसेट्रा, एंड देन फॉर एग्जांपल हॉर्सेस एंड डॉग्स. तो ये सारी की सारी चीज़ें कि जिनके हम बड़े बड़े फार्म बना सकते हैं, जिनमें से हम कुछ ऑर्गेनिज्म को अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर पाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइव स्टॉक. और अगर हम बात करते हैं टेकिंग केयर, तो जब मैं टेकिंग केयर की बात करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. नंबर 1, फीडिंग. अगर आप अपने एनिमल को बेहतर फीड नहीं करोगे तो वो उसका एंजाइम सिस्टम और उसकी ग्रोथ डेफिनेटली रिटार्डेड होगी. और अगर ग्रोथ रिटार्डेड होगी तो आप लोग उनसे वही बात है, ना तो बेटर प्रोडक्ट ले सकते हो और ना ही बेटर सर्विसेज ले सकते हो. तो इस लिहाज से आपने उसको बेहतर या बेस्ट फीड करना है. आपने उसे ऑप्टिमम टाइम के ऊपर वाटर प्रोवाइड करना है. आपने सफाई करनी है दोनों की, एनिमल्स की भी और उस जगह की भी जहां हम एनिमल्स को रख रहे हैं. अगर आप डिफरेंट किस्म के इंटरनेशनल फार्म हाउसेस को देखें तो वो एनिमल्स को स्पेसिफिक मशीन्स के साथ वॉश करते हैं, धोते हैं. नॉट ओनली दिस, बल्कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हैव गॉट द नेल्स, तो उनके नेल्स का भी ख्याल रखा जाता है, जिसे हम हूफ्स कहते हैं, हूफ, राइट. तो हूफ्स को भी ठीक रखा जाता है. फिर देन उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है. और ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हमने उन जैसे और मजीद ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने हैं. यूजुअली हम रिप्रोडक्शन को, ब्रीडिंग को इस लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव आर्बिट्ररी हो सकती है, बट व्हेनेवर वी से ब्रीडिंग इट मीन्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट certain desired characters of both parents and we want to produce an offspring of better qualities. तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग. फिर जब हम ब्रीड करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, हमने उनकी बर्थ में हेल्प करनी होती है. वी डोंट वांट टू लेट द ऑर्गेनिज्म एट इट्स ओन बिकॉज now we have lot of medicines, lot of research, lot of study about the animals, their gestation period, their complication of their pregnancies, blah blah blah. Therefore हम उनकी बर्थ में हेल्प कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म के साथ जो डिफरेंट किस्म के बच्चों के नाम एसोसिएटेड हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हम एक स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल काव्स की, बछड़ों की जो यू कैन से फीडिंग है, वाटरिंग है, क्लीनिंग है, ब्रीडिंग है, बर्थिंग है, इसे हम काविंग का नाम देते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये सारी चीज़ें टेकिंग केयर के मानी में आती हैं. लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपके माइंड में इन अल्फाज के अलावा कोई ऐसा लफ्ज़ आता हो कि जिससे आप ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर कर सकते हो, तो इट विल वेलकम ओवर हियर, हम उसे वेलकम करेंगे, नंबर नहीं काटे जाएंगे.
अब ये जो मेरे पास एनिमल्स हैं लाइव स्टॉक में, ये एनिमल्स के सोर्सेस 3 हो सकते हैं। या तो एनिमल वाइल्ड होगा और उस पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को हम लोग किसी वे में इन सारे के सारे प्रोसेस से ठीक कर रहे होंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, दोज आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बट वी डोंट वांट टू कीप देम इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। हम उन्हें कैद में भी नहीं रखना चाहते, बिकॉज कि बहुत से ऑर्गेनिज्म कैप्टिविटी में रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। सो वी वांट टू लेट देम एंजॉय देयर नॉर्मल हैबिटेट एंड वी वांट टू have their maximum breeding potentials so that we can prevent their extinction. तो उस चीज को रोकने के लिए हम वाइल्ड यू कैन से एरिया में जाते हैं और वाइल्ड एरिया में जाके ये सारे काम भी करते। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट किस्म के वाइल्ड एनिमल्स हैं, समथिंग लाइक चीता, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इनमें से कुछ एनिमल्स हैं कि जिन्हें सिधाया जा सकता है, यानी कि अगर हम उनके साथ कुछ टाइम गुजारें तो हम उन्हें टेम कर सकते हैं, हम उन्हें सिधा सकते हैं, हम उनकी और अपनी केमिस्ट्री को मैच कर सकते हैं, उनकी अपने एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उनमें फॉर एग्जांपल एलिफेंट, चिंपैंजी, गोरिल्ला एटसेट्रा, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिन्हें हम लोग पकड़ सकते हैं और एज अ पेट अपने घर में भी रख सकते हैं। बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड आइडिया to have lions and tigers and leopards at home. तो लिहाजा हम इनको वाइल्ड और उसे हम टेम्ड एनिमल्स के नाम देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल भी थे जो इनिशियली वाइल्ड एनिमल से वाइल्ड थे, फिर हम लोगों ने उनको टेम करना शुरू किया और वो इतना ज़्यादा हमारे अंदर घुल मिल गए कि अब हमने उन्हें समझ लो अपने घर का एक हिस्सा बना लिया। तो ये कहलाते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द हॉर्सेस एटसेट्रा। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट किस्म के लाइव स्टॉक की यू कैन से डिटेल के जिन्हें हम लोग टेकिंग केयर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो वाइल्ड है, चाहे वो टेम्ड है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, जब उनके बेबी दुनिया में तशरीफ ले आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। वो वाले ऑर्गेनिजम्स के जो एनिमल हस्बेंड्री के एम्प्लॉय होते हैं उनकी बात हो रही है। हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज दैट हैज नॉट गॉट दैट पर्टिकुलर स्किल। ये लोग जो इन पर्टिकुलर चीज़ों को डील कर रहे हैं, दे आर वेरी मच ट्रेन्ड, दे हैव गॉट द वेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज, और उस पर्टिकुलर नॉलेज को फिर वो यहाँ इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे नो द अमाउंट ऑफ फूड दैट शुड बी गिवन टू द एनिमल्स, right? They know the amount of water that should be given to the animals. They know the symptoms and sign and symptom of some abnormality if it happens to the animals, and they know how to tackle with these things. तो इस लिहाज से ये ख़ास किस्म के स्पेशलाइज स्किल्ड लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन पर्टिकुलर स्किल्स को पढ़ाने के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा तो आप स्किल्ड होंगे। बहुत से ऐसे स्किल्स होते हैं जो नस्ल दर नस्ल आप लोगों के पास आते चले जाते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मॉनिटरिंग करनी है, फिर हम लोगों ने इनकी वीनिंग करनी है इन अ टाइमली मैनर। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स के जब ये सारा काम हो जाए और एनिमल या उसका बेबी किसी ख़ास उम्र को पहुंच जाए, तो फिर हम लोगों ने उसको तैयार करना है। किसके लिए? फॉर सेल, देन फॉर स्लॉटरिंग, देन we have to make them ready for the purpose of sending them to market. तो ये सारे के सारे काम भी जॉब है किसी एनिमल हस्बेंडर की और द पर्सन हु इज डूइंग एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस के दौरान में ज़ाहिर है कभी एनिमल बीमार भी हो सकता है। तो पहली हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि हमारा एनिमल बीमार ही ना हो, और उस पर्पज़ के लिए हम उसे करते हैं वैक्सीनेशन। लाइक वी आर डूइंग इट विद आवर किड्स, वी आर डूइंग विद देयर किड्स एज वेल। हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं, और अगर फिर भी उनमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसकी मेडिकेशन कर सकते हैं। मेडिकेशन के अलावा हम लोग उसके अंदर उनकी सर्जरी भी कर सकते हैं, बिकॉज कि वी आर देयर टू हैव मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम सर्विसेज फ्रॉम दिस ऑर्गेनिजम्स। एंड देन एनालिसिस ऑफ द जनरल हेल्थ, ये भी ज़ाहिर उसी का काम आता है। और फिर हम देखते हैं हर्डिंग, फिर हम देखते हैं उनकी ब्रांडिंग। हमें उनके ब्रांड का पता होना चाहिए, उनकी
यू कैन से ब्रीड का पता होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल, इसका ताल्लुक किस नस्ल के साथ है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। और अगर मैंने फीचर के लिहाज से ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना है तो उसके लिए मुझे बहुत से पैरामीटर स्टडी करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे कि ये कितनी फूड खाते हैं, इन्हें पानी कितना चाहिए है, ये किस वक्त फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मिल्क देते हैं, किस वक्त इनसे ऑप्टिमम यील्ड ली जा सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर आती हैं। तो आफ्टर स्टडिंग कि लाइव स्टॉक क्या है और इनकी टेकिंग केयर से हमारी क्या मुराद है, फिर हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, फिर उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है, उनकी हेल्थ कैसे मॉनिटर की जा सकती है, उनकी ब्रांडिंग और हर्डिंग कैसे की जा सकती है, उनकी प्रेपरेशन फॉर द सेल एंड स्लॉटरिंग एंड मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट स्ट्रगल से ऑब्टेन होती हैं। एक कांस्टेंट स्ट्रगल ही आप लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट करके दे सकती है। एक छोटी सी नेग्लिजेंस किसी ऑर्गेनिज्म की जान ले सकती है और आप लोगों के उस प्रॉफिट में खातिर कमी कर सकती है जो थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप इस एनिमल को खुश रख के ले सकते थे। इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कि इन सारी बातों को जो हमने बोर्ड 1 पे डिस्कस की हैं उसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि इट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, यानी कि हमने एग्रीकल्चरल वे में प्रैक्टिस करनी है और इस लिहाज से इतनी तवज्जो के साथ इस तरह एक किसान अपनी फसलों की बहुत ज़्यादा निगहदाश्त करता है तो एंड पे उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। इसी एक ज़ील एंड जेस्ट के साथ आप लोगों ने अगर अपनी लाइफ स्टॉक को तवज्जो दी तो आप उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब देखना है हमारे स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर लाइव स्टॉक का कोई हमें फ़ायदा भी हो रहा है। जाहिर है कि इंसान को तो इसका फ़ायदा होता ही है, उसे खाने के लिए गोश्त मिल रहा है, खाने के लिए अंडे मिल रहे हैं, पीने के लिए दूध मिल रहा है, चीज़ मिल रही है, बटर मिल रहा है, देसी घी मिल रहा है, खोया मिल रहा है, क्रीम मिल रही है। लेकिन क्या इन सारी बातों का हमारी नेशनल इकोनॉमी पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आंसर ये है हमारे स्टूडेंट्स कि यू नो वेरी वेल हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और आप लोगों को ये वाली बात भी पता है कि इस एग्रीकल्चरल कंट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो गांव में रहती है। कहा जाता है कि हमारी 70% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब ऐसे वाइटल काम करती है तो जाहिर है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है फॉर इन सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पर्टिकुलर ब्रांच यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात की जाए तो आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 30 से 35 मिलियन अफराद का रिस्क और एक्टिविटीज़ इसी पर्टिकुलर ब्रांच से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइव स्टॉक। इसका मज़ीद फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं? डेफिनेटली बाई टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, और उसके लिए हमें उनकी न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग, वीनिंग, मेडिकेशन, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग मॉडर्न या एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक मेथड हमारे पास होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। फिर दूसरा मेथड मेरे पास क्या है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन का। इन दो मेथड को इस्तेमाल करके हम जाहिर है कि यील्ड को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यही बात हम यहाँ लिखा है कि ट्रिमेंडसली इम्प्रूव्ड एनिमल हस्बेंड्री की सूरत में कि जब हम ये वाले बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर लाइव स्टॉक से क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकती हैं। तो आंसर इज कि अगर तो हम बात करें हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री की, तो आपको पता है कि पोल्ट्री से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो वाइट मीट और एक अंडा रोज़ाना, मीन्स जो रोज़ाना आप एक अंडा खाते हैं उसका जो सोर्स है वही लाइव स्टॉक और उससे ऑब्टेन होने वाली हैंस और उनके प्रोड्यूस्ड एग्स होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें हैं बफलोज एंड कॉज वगैरह की, तो उनसे में दो चीज़ें ऑब्टेन होती हैं। वन ऑफ देम इज द मिल्क, अदर वन इज द मीट। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग कि आप लोग कॉज और बफलोज और शीप्स और गोट, इन सब से आपको क्या मिलता है? मिल्क और मीट। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिन्हें हम लोग ड्राउट एनिमल्स बोलते हैं। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि ये बार बर्दारी के काम आते हैं।
बार बर्दारी का मतलब यह कि ये बोझ उठाने के काम आते हैं। उसमें लंबी लिस्ट आप लोगों के पास है, ब्लॉक, हॉर्स, डंकी, म्यूल एंड अदर कैमल एक्सेट्रा। ये वो सारे ऑर्गेनिज्म है जो वन वे और द अदर हमें क्या करें, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा इन ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन होता है उनका डंग, जिसे आप लोग गोबर कहते हो। और ये जो गोबर है ये दो चीज़ें प्रोवाइड करता है टू द ज़ाहिर है 70% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द कुकिंग फ्यूल। आपको पता है कि जैसे हम आम ज़बान में काऊ डंग या आम ज़बान में हम पंजाबी में से पाथी भी कहते हैं, राइट। सो दैट वेरी थिंग इज इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ कुकिंग फ्यूल। हम इनको जलाते हैं और ज़ाहिर है इस पर हंडी और रोटी वगैरह पकाई जा सकती है। फिर इसके अलावा आपको पता है चूँकि ये डंग है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर डंग को सॉइल में ऐड करके हम इसे एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। फिर भाई डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमें यहाँ से ऑब्टेन होते हैं डिफरेंट किस्म के फाइबर्स। फॉर एग्जांपल वुलन स्ट्रिंग्स, यानी कि ऊन रस्से बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कारपेट बनाने के लिए भी जो वूल है यही से हमें ऑब्टेन होती है। कपड़े भी डिफरेंट किस्म के स्वेटर्स वगैरह वो यहीं से ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ब्रशेस भी हम उन्हीं फाइबर से बना सकते हैं जो कि एनिमल से ऑब्टेन हो रहे होते हैं। अब हम अगर इस पॉइंट की आखिरी बात करें तो यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ से लेदर और वूल भी डेफिनेटली ऑब्टेन हो रही होती है। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स के फर्दर अगर हमने इन तमाम चीज़ों से कहीं मुलाकात करनी हो, मीन्स एग वगैरह से, पोल्ट्री वगैरह से, और हमें डिफरेंट किस्म की गोट्स और बफलो वगैरह से, पाकिस्तान में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ इनको कल्टीवेट करना, इनको पालना, इनको बड़ा करना और इनके नंबर को इंक्रीज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से बात हो रही थी कि अगर आप लोगों ने इन लाइव स्टॉक के एनिमल से मुलाकात करनी हो तो आपको पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो जाहिर है जहाँ फूड ज़्यादा होगी वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म आपको ज़्यादा मिलेंगे। हम पर्टिकुलरली ग्रेजर्स की बात कर रहे हैं, गोट्स की, बफलोज की, शीप्स की, देन यू कैन से इसके ऑल और डेरिवेटिव्स की। तो ये सारे के सारे जो है, इफ़ यू वांट टू सी देम यू कैन गो इन द ग्रास लैंड्स ऑफ सेंट्रल नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो जहाँ पे आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल सकते हैं। अब अगली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि हम किन में से कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का मकसद यह है कि हम इसे बाहर भेजें। तो इंस्टेड ऑफ अर्निंग इन रुपीज़ वी मे अर्न इन डॉलर्स, वी मे अर्न इन पाउंड्स, राइट, वी मे अर्न इन दिनार्स। तो उस पर्पज़ के लिए आप देखते हैं कि जो वूल और लेदर प्रोडक्ट्स होती हैं ये हमारी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं और हम इन जो हमारी लेदर के प्रोडक्ट्स हैं उससे दो डिफरेंट फॉर्म एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हाइड, इन द फॉर्म ऑफ स्किन। अब इन दोनों में एक बहुत सी हेयर लेस डिफरेंस है कि हम हाइड और स्किन में क्या फ़र्क रखते हैं। तो हाइड बेसिकली एक मोटी खाल होती है जिसको हम दरमियान में दो पार्ट्स में पील कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ही थिन हो तो हम इसे नॉर्मल स्किन का नाम देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन दीज टू थिंग्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हमने वादा किया था आपसे कि हम बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में इसका कितना रोल है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि जो 11% ऑफ नेशनल जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 11% हमारी कौन जनरेट कर रही है, लाइफ स्टॉक जनरेट कर रही है। फिर हमारे मुल्क में जितने लोग काम कर रहे हैं, मींस वर्क फोर्स जो है हमारे पास, जो हमारी मैन पावर है उसका 17% जो है, 17% जो है ये इस वक्त हमारी लाइफ स्टॉक के अंदर काम कर रही है। यानी कि 100 में से 17 बंदे जो हैं वो इस वक्त उनका ताल्लुक किसी पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ है या हमारी यू कैन से डेयरी इंडस्ट्री के साथ है या हमारी मीट इंडस्ट्री के साथ है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव, हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि जो इसका एक्सपेक्टेड पोटेंशियल वो ये है कि अगर हम इसी पर्टिकुलर एक फील्ड जिसे नाम कर देते हैं लाइव स्टॉक, अगर हम उस पर ही तवज्जो दे दें तो ये सिंगल हैंडेड एक ही यू कैन से तरे तनहा जिसे हम बोलते हैं, ये गेम चेंजर का काम कर सकती है। यानी कि ये हमारा शाहिद अफरीदी भी बन सकती है। बिकॉज आपको पता है कि तरे तनहा हमारे इस हीरो ने, शाहिद अफरीदी ने भी हमें बहुत से मैचेस जितवाए हैं। तो ये हमारी शाहिद अफरीदी बन सकती है प्रोवाइडेड कि हम उसकी उतनी ही केयर करें जितनी कि हमने अपनी शाहिद अफरीदी की थी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात आपके साथ ये हो रही थी कि हम इसकी प्रोडक्ट को, इनके अमाउंट को कैसे अब इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर इज बाय यूजिंग टू मॉडर्न टेक्निक्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कैसे करेंगे हम लोग ये? हम लोग लेंगे एक
you can say bull, prize bull. Whenever we use the term prize bull, इसका मतलब है इसके पास बहुत सी ऐसी यूनिक फीचर्स हैं जो इसे बाकी बुल से मुमताज बना रहे हैं, राइट? उस पर्टिकुलर बुल से हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं? सीमन, राइट? उस पर्टिकुलर सीमन से हम एक ही वक्त में अबाउट 3000 कॉज की इंसेमिनेशन कर सकते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर एक करेक्टर को कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड है। नॉर्मली करेक्टर क्या हो सकता है? जाहिर है नंबर 1 कि उसकी जो उसकी लेदर मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, उसमें जो मीट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, और अगर उससे जो जीन है वो कॉ में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर कॉ की जो प्रोडक्शन है मिल्क की वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए हम नंबर 1 पे जो बुल सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड्स। फिर जिससे हम इसको क्रॉस करा रहे हैं, मीन्स कॉ की बात की जा रही है, तो वो भी हम वेल सेलेक्टेड कैरेक्टर्स की होती है। जब हम इन दो वेल सेलेक्टेड कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म को आपस में ब्रीड करते हैं तो हमें इंश्योर ये करना होता है कि चांसेस बढ़ जाएं सक्सेस के। तो जब हम इस पर्टिकुलर मेथड जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब हम उसके मेथड से ही वाला काम करेंगे तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग यू कैन से फ्यू ज़ाइगोट्स और वेस्टिंग सम स्पर्म्स एंड लूजिंग सम यू कैन से एग्स, हम इसके ज़ाइगोट बना के चूँकि ये काम कर रहे हैं तो इसके सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि इससे हम लोग अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए से एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला मेथड बहुत कामयाब है किसके अंदर? बफलोज वगैरह के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं शीप्स की, तो शीप वाले केस में कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है हमारे पास। इसकी बहुत सारी वजूहात, उनमें से एक वजह यह है कि हमारे पास जो शीप है इसका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है 1 साल में वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म विद सुपीरियर ट्रेट्स और क्वालिटीज एंड ऑर्गेनिजम्स विद लोअर और इंफीरियर क्वालिटीज। हम लोग करते क्या है कि हम लोग ज़ाइगोट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द शीप्स ऑफ सम बेटर क्वालिटीज, और फिर उसको हम लोग एक ऐसी शीप की बॉडी में रख देते हैं कि जिसके पास ट्रेट तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी मदर साबित हो सकती है। तो उसके रिजल्ट में वो वाली जो शीप है वो डेफिनेटली क्या करेगी? मदर बन सकती है, लेकिन डेफिनेटली उसके पास ज़ाइगोट उसका अपना नहीं होगा। नंबर 2 पे ये होता है कि जो हमारे पास पहले वाली शीप थी अब हम उसको रेडी कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सर्टेन हार्मोन थेरेपी टू प्रोड्यूस सीरीज ऑफ एग्स, तो जिससे हम लोग उन पर्टिकुलर ट्रेट्स को बार बार अपीयर करवा सकते हैं। और नंबर 2 उनको हम उन ऑर्गेनिज्म में प्लेस कर सकते हैं किसी के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो इन 2 वे से हम 2 डिफरेंट लाइफ स्टॉक के स्टॉक्स को यूज करते हैं टू एनहांस द प्रोडक्ट और एनुअल जीडीपी और द नेशनल जीडीपी। अगर हम इस लाइफ स्टॉक पे थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम अपने नेशनल जीडीपी में बहुत ज़्यादा खातिर खा इजाफा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ये सिंगल हैंडेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे यहाँ ये आप लोगों की बुक में उन्होंने बहुत सारे टेबल गिवन है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसी नेशनल और बहुत सी इंटरनेशनल मीन ग्लोबल ब्रीड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इन इंक्रीजिंग और इन यू कैन से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। यानी कि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा यील्ड है वो 1500 से लेकर 2300 लीटर्स तक है बस, लेकिन दुनिया में उसकी जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इवन वेरी हायर देन आवर नेशनल यू कैन से कॉज। हालांकि इन पर्टिकुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए बहुत से जीन्स हमारे यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन चूंकि हम लोग तवज्जो नहीं देते और हम लोग इनर्शिया के और जमूद के मारे हुए लोग हैं और हम अपने अंदर चेंज लाना पसंद ही नहीं करते, तो ज़ाहिर है इसी तरह से क्या होता है कि हम बाकी अक़वाम से काफ़ी पीछे रह जाते हैं और हमारी जो मिल्क की प्रोडक्ट है वो भी मिल्क की जो यील्ड है पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हम इन चीज़ों पर थोड़ी सी तवज्जो दें और हम उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को अपने मुल्क में इंपोर्ट करें कि जिनकी मिल्क यील्ड वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम सिंगल हैंडेडली अपने मुल्क की इकोनॉमी की गेम को चेंज कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि जो भी हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है क्या मिल्क, उससे हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, क्रीम, कर्ड, बटर मिल्क, घी, कंडेंस मिल्क पाउडर, देन द चीज़ एंड देन द खोया, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और आप लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि हम खोया कैसे बनाते हैं या हम लोग चीज़ कैसे बनाते हैं, राइट। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अपने माइंड में रखें
और अगर हो सके और आपके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा हो और आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम जॉब, ट्राई टू हैव योर ओन बिजनेस, बी योर ओन बॉस। इस दुआ के साथ कि आप इस तरह के बहुत सारे रिज्म पैदा कर सकते हो, आप खुद बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो और इस भूखी नंगी आवाम को खाने के लिए दूध, अंडे और पहनने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन दे सकते हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।